चलो, तो आज हमारा सेशन क्या है? आज हमारा सेशन है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप लोगों को बता दिया मैंने। कल आपको पूरा दिन छुट्टी दी थी मैंने सेल्फ स्टडी करने के लिए, है ना। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ लेक्चर बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इससे आसान काम क्या है? वहाँ बैठ करके लेक्चर सुनना। सबसे मुश्किल काम क्या है? घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, समझ आई? जब तक आप मुश्किल काम नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। सिर्फ लेक्चर बैठ के सिर्फ 50% है। आप खुद से काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भैया आ जाओ। तो कल मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजे थे। मैंने बोला था कि इसको देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा जहाँ तक अब तक मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना। चलो भी, तो अब तक जो मैंने पढ़ाया, अगर अपने वीडियोस देख लिए, कल अगर पूरा दिन बैठ करके सेल्फ स्टडी करी होगी तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको फिर। ठीक है ना। आपके पढ़ने के लिए सारे अरेंजमेंट करके रखे हैं मैंने, बस आपको पढ़ना है। पढ़ने के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। उस दिन एक एडमिशन के लिए आए थे, वो एडमिशन के लिए वो एक बात बोल रहे थे मेरे को, खड़े हो जा तू। वो एक बात बोल रहे थे मेरे को कि ये मैंने वीडियोज़ वगैरह, मेरे पहचान का मेरा दोस्त है पुराना, उसके कोई पहचान वाले के एडमिशन के लिए आया था। उसको वीडियोज़ वगैरह दिखाए मैंने और बोला कि ये हमारे ऐप पे जाता है, इधर उधर बच्चों के लिए करते हैं। तो उसने बोला कि ये ना कोई टीचर ही कर सकता है, कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा ये। कोई टीचर और ट्यूटर या बिजनेसमैन में फ़र्क होता है। ट्यूटर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए पढ़ाता है, टीचर बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ाता है। बोलता कि तू अरेंजमेंट जो कर रहा है ना, ये शायद ही कोई कोचिंग में आपको मिलता हो कि बच्चों के लिए सारी जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है वो सारी रिकॉर्डिंग बच्चों के लिए करके रख दो, कि बच्चा घर पे बैठ करके भी देख लो उसको। ऐसा है, ठीक है ना। चलो, अब कदर करने की बात है, आपको कदर होनी चाहिए बस। ठीक, चलो देखो, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें क्या है अपना एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब क्या? बैठे बैठे पेन पेपर पे सॉल्व कर लो, उसको एनालिटिकल बोलते हैं, आसान भाषा में मैथमेटिकल। ठीक है ना। चलो, इसके बाद क्या? देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। कई सारे एप्लीकेशंस हैं इंटीग्रेशन के। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, मैं आपको सिंपल तरीके बताता हूँ। सिंपल तरीके क्या है? आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, बाकी आप खुद ब खुद कर लेंगे। क्या डिफ्रेंशिएट करना है, क्या इंटीग्रेट करना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है, जैसे ऐसा कुछ आपके पास है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास x बार बच्चों का डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? कभी कभी इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन भी कहेंगे। तो अगर अपने पास क्या है, x बार डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा? dx बार बाई dt होगा, है ना। इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगी? वेलोसिटी। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब के सब आपको रट्टा होना चाहिए, रट्टा हुआ आपको होना चाहिए, क्योंकि कई मरतबा काम आने वाला 2 साल में। तो अगर हम लोग पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी क्या बताता है? डिफरेंशिएट करना, उसका डेरिवेटिव लेना। तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? कभी कभी क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपके पास वेलोसिटी है और पोजीशन निकाल के बताओ, या एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी निकाल के बताओ। तब आप क्या करेंगे? तो आपको उल्टा जाना है। फिर उसमें क्या करना है? तो कभी कभी क्या करना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी दे देंगे और लेंगे पोजीशन निकालो। कभी कभी क्या बोलेंगे? पोजीशन दे देंगे, वेलोसिटी निकालो। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी दे देंगे, बोलेंगे एक्सेलरेशन निकालो। कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करके। कभी कभी आपको क्या करेंगे? वेलोसिटी दे देंगे और बोलेंगे पोजीशन निकालो। तब कैसे निकालने का? ध्यान से सुनो। ये निकालना है तो क्या करेंगे? dt को उधर मल्टीप्लाई करो। तो बताओ क्या हो जाएगा? ये v बार dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये dx बार। फिर जैसे ही इसको है ना बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे ही ये वेरिएबल्स को सेपरेट किया आपने, ऑपरेटर को अलग अलग कर दिया, dx बाई dt लिखा हुआ था, जैसे ही आपने ऑपरेटर्स को अलग अलग कर दिया, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा? इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो dt है, इसको आपने उधर भेज दिया तो क्या बन गया? ये v dt। ऑपरेटर अलग अलग हो गए, dx dt अलग अलग हो गए, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेशन। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो फॉर्मूले यही याद रखना है, इसी को तोड़ना मरोड़ना है। अगर अब आपको कोई बोले कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालो, बताओ क्या करना पड़ेगा? dt को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? ये a बार dt और ये क्या बनेगा? dv बार, और दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ आ रही है?
ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों साइड से आपको आना चाहिए। ये सबसे पहले आप अपनी बुक में लिख करके रख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए मैं एक एक करके स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ। एक्स बार अगर क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी क्या बोलेगा वो पोजीशन है, और इससे आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो वी बार का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बार बाई डी टी, और ए बार का फॉर्मूला क्या है बताओ, डी वी बार बाय डी टी। ये फॉर्मूला है, बात समझ आई। इसको कॉपी करो जल्दी से, पॉज करो उसको। इलस्ट्रेशन 46 कहता है कि इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x इक्वल टू 20 मीटर। मतलब क्या, पार्टिकल शुरू में कहाँ पर है, x इक्वल टू 20 मीटर पे खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 20 मीटर पे ही था, वो पहले से वहीं खड़ा था और हमने वहाँ देखना शुरू किया तो वो 20 पे था। असल में 20 मीटर मतलब हो सकता है वो चल के आ रहा होगा, हमने जब हमारा टाइमर स्टार्ट किया तब वो 20 पे था, ये मतलब होता है इसका। बात समझ आई, ऐसा है। तो इनिशियल पोजीशन कितनी है उसकी, 20 मीटर, और उसकी वेलोसिटी दे दी गई है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। जब मैं 0 पुट करूंगा बताओ, टाइम की जगह 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। टाइम की जगह 1 पुट करो, 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1, बोलो कितना होगा, 2 - 4 यानी कितना होगा, -2 मीटर पर सेकेंड। उल्टे डायरेक्शन में 2 से भाग रहा है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्या, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी का क्या मिलेगा, अलग अलग वैल्यू मिलेगा। मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अपने को निकालना क्या है, पोजीशन, मतलब एक्स बार निकालना है। कब निकालना है, 3 सेकंड पे निकालना है। भेजे में गया, शुरू में कहाँ पर था, 20 मीटर पे, ये वेलोसिटी से चल रहा है, तो आपको बोलता है कि 3 सेकंड पे वो कहाँ पहुँचेगा, उसकी पोजीशन बताओ। अपने को किसका इक्वेशन दिया गया है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी और पोजीशन को रिलेट करने वाला इक्वेशन बताओ, अभी लिखा था मैंने, v बार इज इक्वल टू dx बाई dt, अभी लिखा था ना। चलो वेरी गुड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा। तो शुरुआत में पार्टिकल कहाँ पर था, शुरुआत में पार्टिकल था x इक्वल्स टू 20 मीटर पे, ये ओरिजिन है, और ये क्या है, x इक्वल्स टू 20 मीटर पे। शुरू में वो यहाँ पर था, बात समझ आई। शुरू में यहाँ पर था, वो कहीं जा रहा होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है उसकी, 2t² - 40। तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, 2t² - 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये कब है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे। जब वो शुरू किया उसने, तब उसकी पोजीशन क्या है, 20 मीटर। आपको बोलता है 3 मीटर पे, 3 सेकंड पे कहाँ पर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर होगा। 3 सेकंड पे उसकी पोजीशन पता करनी है। भेजे में गया, हो सकता ऐसे चल रहा है ना, वो अभी समझ में भी आया, अपन ने 1 पुट किया तो समझ में आया, -2 स्पीड आई, मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। इमेजिन कर पाए, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 20 से स्टार्ट किया, ये वेलोसिटी से चल रहा है, और क्या निकालना है, 3 सेकंड पे कहाँ पहुँचा होगा ये बताओ, है ना। तो आपको गिवन क्या है, वेलोसिटी, निकालना क्या है, पोजीशन। v और x को रिलेट करने वाला इक्वेशन v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, ये इक्वेशन है। तो इस वजह से ये लगाऊंगा मैं, v इज इक्वल्स टू क्या लगाऊंगा, dx बाई dt। बात समझ आई। निकालना क्या है, पोजीशन, दिया क्या है, वेलोसिटी। क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर को शिफ्ट करना पड़ेगा, dt को उधर भेज देंगे। बताओ क्या बनेगा, ये बोलो, v dt, और ये क्या बनेगा, dx। वेरी गुड। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन। बहुत अच्छे। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। याद रखना लिमिट अभी लगेगी, याद रखना लिमिट हमेशा ऑपरेटर के हिसाब से लगेगी। उधर ऑपरेटर क्या, RHS पे dx, मतलब पोजीशन के हिसाब से लिमिट लगेगी। इधर ऑपरेटर क्या है, dt, मतलब लिमिट टाइम की लगेगी। यहाँ लिमिट किसकी लगेगी, पोजीशन की। मतलब समझाता हूँ कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनना। किसकी लिमिट लगेगी यहाँ पर, टाइम की, क्योंकि ऑपरेटर क्या है, dt। टाइम जब 0 था, टाइम कितना था, 0 था, तब बताओ यहाँ लिमिट किसके लगेगी, पोजीशन की। टाइम जब 0 था तो पोजीशन क्या थी, 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। जब टाइम 0 था तो पोजीशन कितनी थी, 20। जब टाइम 3 हो गया तब पोजीशन क्या है, x। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे लिमिट लगाएंगे। भेजे में गया, जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या थी, 20, और जब टाइम 3 हो गया तो पोजीशन क्या है, x। बात समझ आई। इसको सॉल्व करने का, अभी इसको सॉल्व करना तो अपने को आता है। अब v क्या है बताओ, v मेरे पास है ना, देयरफॉर बताओ क्या है, v है 2t² - 40, ये क्या है, dt। कहां से कहां तक, 0 से x तक का, 0 से 3 तक का। तो कहां से कहां तक, 0 से 3 तक का। यहां पर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 20 से x, और ये क्या है, dx।
आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। मुझे सबसे पहले बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। कल dx का इंटीग्रेशन x होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, है ना। तो याद कर लो इसको, याद कर लो उसको। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या होगा, p होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा, m होगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो इसका लॉजिक क्या है, dx मतलब बहुत छोटा x, बहुत छोटे छोटे x को ऐड करूंगा तो एक बड़ा x मिल जाएगा ना। वही लॉजिक है कि dx को ऐड करके क्या मिलेगा, x मिलेगा। कहां से कहां तक, 20 से x तक का। बात समझ आई। इसको बताओ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, प्लस या माइनस दिखा, क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं, आ जाओ बताओ क्या होगा, 0 से 3 कहां से कहां तक, 2t स्क्वायर dt माइनस 4t dt कहां से कहां तक, 0 से 3। 2 बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, क्या बचा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब बाई 3 t रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर, और ये क्या होगा, t क्यूब बाई 3 कहां से कहां तक, 0 से 3। माइनस 4 बाहर जाएगा, t का इंटीग्रेशन बोलो, t रेस टू 1 है तो क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, 0 से 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है x, लोअर लिमिट क्या है 20। बात समझ आई। अब यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 3 को बाहर ले लो, 2/3 अंदर क्या बचेगा बताओ, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ये समझा, नहीं समझा तो वापस से, 3 को बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट था तो क्या बचेगा, t क्यूब कहां से कहां तक, 0 से 3। ये 2 1 जा 2 2 जा, 2 बाहर आ गया, ये क्या बचा, t स्क्वायर कहां से कहां तक, 0 से 3 x माइनस 20 वैसे का वैसे ही। अब बताओ 2/3 अपनी जगह पर, ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब, तो ये होगा 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ये क्या होगा बताओ, यहाँ पर 2 अपनी जगह पर, ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 20 बताओ कितना होगा, 2/3। इसका क्या होगा बताओ, 3 3 9 9 3 27 माइनस ये कितना होगा बताओ 2, और ये कितना होगा 9, 3 1 जा 3 9 जा इक्वल्स टू क्या है, x माइनस 20। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 इक्वल्स टू x माइनस 20। 18 माइनस 18 0, x माइनस 20, तो माइनस 20 को उधर भेजो तो x इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस 20, मतलब वो प्लस 20 मीटर पे है। बात समझ आई। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या मतलब है, शुरू में वो कहाँ पर है, 20 मीटर पे, और 3 सेकंड पे भी कहाँ पर है, चला ही नहीं क्या वो, ये कैसे हो सकता है। अरे वो चल के रिटर्न आ गया है, 20 मीटर से चला, उधर पे गया, और यहाँ आते आते फिर 20 मीटर पे पहुंचा, कितना टाइम हो गया, 3 सेकंड। इस वजह से 20 मीटर ही आ रही है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये इसका मतलब है कि 20 मीटर पे था, इधर चल के वापस इधर आया, 3 सेकंड हुआ, 3 सेकंड पे फिर से कहाँ आया, 20 मीटर पे, मतलब चल के रिटर्न आ गया वो। मतलब समझ आया, ऐसा है। चलो कॉपी करो, ऑन करो। चलिए अब क्या करना है, अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इलस्ट्रेशन 47 क्या कहता है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ये फोर्स इज गिवन। अब ये चेंज इन मोमेंटम क्या है, आपको फॉर्मूला नहीं पता, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे सॉल्व किया था हम लोग। क्या है फोर्स का फॉर्मूला, 4t स्क्वायर माइनस 6 न्यूटन, ठीक है ना। 4t स्क्वायर माइनस 6 कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 से 2, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ। तो क्या निकालना है बेटा आपको, आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको भी याद रखना है। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला है F बार इज इक्वल्स टू dp बार बाई dt। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, F बार इज इक्वल्स टू dp बार बाई dt। ये आपको आगे के चैप्टर में सिखाऊंगा मैं, नहीं पता तो एटलीस्ट अभी याद कर लो उसको कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने फोर्स का फॉर्मूला क्या याद किया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ मत लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये फॉर्मूला एक स्पेशल केस है। एक्चुअल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको भी सिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो समझ आया, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला याद करना है। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, dp बाई dt। निकालना क्या है, dp। dp मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है, तो वो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो dt को क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, F बार dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dp। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे,
ठीक है ना। अब फोर्स मेरे को मालूम है, फोर्स कितना है बताओ, 40 स्क्वायर माइनस 6 न्यूटन, इतना है। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 से 2 निकालना है ना। तो अब मुझे बताओ, देखो ध्यान से, जब टाइम 1 था, 1 सेकेंड, जब मोमेंटम P1 होगा, मान लेते हैं P1 होगा। जब टाइम कितना है, 2 बोला है ना, 2, जब टाइम 2 सेकेंड था तब मोमेंटम मान लेता हूँ कितना होगा, P2 होगा। समझ आया, क्योंकि पता नहीं ना मोमेंटम के बारे में, तो मैंने P1 P2 कुछ मान लिया है ना, ऐसा है। अब फोर्स कितना है वो सब्स्टिट्यूट करो, फोर्स कितना बताओ, 1 से 2 40 स्क्वायर माइनस 6 dt, और ये क्या है dp का, अभी बताया था dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, तो dp का इंटीग्रेशन p, तो ये क्या हो जाएगा p, कहाँ से कहाँ तक, p1 से p2। समझ आया। अब क्या, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फटाफट से बताओ क्या करेंगे, क्या माइनस दिखा, बिल्कुल दिखा। क्या करेंगे, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे, बताओ क्या होगा, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 40 स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 6 dt, है ना। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, ये क्या होगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो P2 माइनस P1, यहाँ तक समझ आया। अब बताओ इसके बाद का स्टेप क्या होगा, बोलो, 4 बाहर जाएगा, वो क्या बचेगा, t³/3, तो ये क्या बनेगा, बोलो 4 इंटू क्या बनेगा, t³/3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, माइनस ये 6 बार जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, dt का इंटीग्रेशन t, गलती नहीं। आप बताओ क्या P2 माइनस P1 चेंज है, P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, P1 मतलब इनिशियल मोमेंटम, P2 माइनस P1, P फाइनल माइनस P इनिशियल, क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, इस वजह से डेल्टा आएगा। समझ आया, ठीक है ना। अब क्या, आप इसको सॉल्व कर लो, 3 को बाहर ले लो, 4/3 बाहर क्या बचेगा बताओ, t³, 2 का क्या डायरेक्ट लिख दूं मैं, 2 का क्यूब माइनस क्या होगा, 1 का क्यूब, और ये कहाँ से कहाँ तक, ये बोलो ये क्या आया था, 60 आया था। कहाँ से कहाँ तक, ये भी 1 से 2, 6 बाहर जाएगा, बताओ 2 माइनस 1, और ये क्या है, डेल्टा p। समझ आया। अब बताओ क्या होगा, देयरफॉर बोलो 4/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 माइनस 6 इंटू ये कितना हो जाएगा, बोलो 2 माइनस 1 1, ये क्या आया, डेल्टा p। बोलो कितना आएगा, 8 माइनस 1 कितना होगा, 7, तो 4/3 इंटू 7 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा p। 7 4 कितना होगा, 28, 28/3 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा p। यहाँ तक समझ आया। अब बताओ क्या होगा, ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, 3 आ जाके मल्टीप्लाई होगा, बोलो 28 माइनस 6 3 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा p। बोलो कितना आएगा, कितना, 10/3, तो डेल्टा p कितना आया, 10/3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। चाहो तो आप सॉल्व कर लो, 3.33 करके लिख दो उसको। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, 10/3। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करके इसको निकालेंगे। अब एक नई चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जो आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है, लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था मैंने, इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट। इनडेफिनाइट में लिमिट नहीं लगती, उसमें कांस्टेंट आएगा लास्ट में, और डेफिनाइट में लिमिट लगेगी। असल में इंटीग्रेशन का काम क्या है, इसकी इन्वेंशन हुई क्यों थी? इंटीग्रेशन की असल में इन्वेंशन हुई थी एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है कि नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं क्या होता है, πr²। कभी प्रूफ देखा है तुमने उसका? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका प्रूफ करने के लिए इंटीग्रेशन लगता है। तुमको तो 9वीं 10वीं से पढ़ाते हैं, तो उसमें इंटीग्रेशन सिखाया नहीं जाता, तो आप 12वीं में सीखते हैं उसका प्रूफ कि कहाँ से आता है। तो असल में जो आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, उसका असल काम क्या है, एरिया अंडर द कर्व निकालना। क्या निकालना, एरिया अंडर द कर्व। कोई ग्राफ है, उसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो निकालना असल में इंटीग्रेशन का काम है। ठीक है ना, ये आपको उसका मतलब तो बता दिया मैंने, क्या उसका काम है वो भी बता दिया मैंने। आपको बस मैं फॉर्मूला याद कराऊंगा, वो फॉर्मूला याद रखो और उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बस फॉर्मूला याद रखो। ठीक है ना, चलिए। तो एरिया अंडर द कर्व, जैसे बच्चों आपको बोला जाए कि एरिया निकालो, कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालो, उसका कहाँ से कहाँ तक का, ध्यान से सुनना। तो एरिया निकालो x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक का। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो भी ग्राफ है, हर ग्राफ का एक इक्वेशन होता है। हर ग्राफ का क्या होता है, एक इक्वेशन होता है। उसकी इक्वेशन को, ये एरिया निकालने के लिए क्या कर दो, उसकी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो, उसकी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर।
मैं आपको फॉर्मूला याद करा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको एरिया अंडर दी कर्व निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, एरिया अंडर दी कर्व। तो जब आपको एरिया अंडर दी कर्व निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। बात समझ आई। और अगर वो x एक्सिस पे ग्राफ है तो x dy करना, एक याद रखो, फिलहाल एक याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना पड़ेगा। लिमिट a से b, जो भी लिमिट गिवन होगी वो लगाना है। तो जब भी निकालने बोले एरिया अंडर दी कर्व तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और जो लिमिट गिवन होगी वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इतना भेजे में गया, सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं। जब भी क्या निकालने बोले एरिया अंडर दी कर्व तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और लिमिट कहाँ से लगाएंगे, जो वहाँ पर गिवन होगी। ठीक है ना। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। क्या कहता है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड x एक्सिस फ्रॉम 0 टू x इक्वल्स टू 3। मतलब ये कर्व होगा, ये कर्व है और x एक्सिस, ये कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया। तो ये एरिया अपने को निकालने का है। लिमिट दे दी गई है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। आपको ग्राफ आए नहीं आए, भेजे में जाए नहीं जाए, फॉर्मूला तो याद है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यही फॉर्मूला है बस। कहाँ लिमिट है, कहाँ तक बताओ, 0 से x। याद रखना y का वैल्यू क्या है, x क्यूब। चलो आओ, क्या निकालना अपने को बच्चों, अपने को निकालना है एरिया अंडर द कर्व। तो अपने को निकालना है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये अपने को निकालना है। क्या फॉर्मूला उसका बताओ जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। अब लिमिट बताओ क्या है हमारी, 0 से 3, y का वैल्यू क्या है, x क्यूब dx, खत्म। क्या आपको x क्यूब dx का इंटीग्रेशन नहीं आता, बिल्कुल आता है। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 3 प्लस 1 करो, x रेज़ टू 4 अपॉन 4। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से 3। क्या आपको लिमिट पुट करना नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 3 रेज़ टू 4/4 माइनस 0 रेज़ टू 4/4। समझे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3 रेज़ टू 4 कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो कितना होता है, 81/4, 81/4 माइनस ये तो 0 हो गया, तो आंसर कितना आएगा, 81/4। यही है एरिया अंडर द कर्व। समझा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला तो याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जो लिमिट गिवन होगी वो लगा देना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो चलिए अब ये निकालना है इलस्ट्रेशन 49। इलस्ट्रेशन 49 में क्या कहता है बताओ, इलस्ट्रेशन बच्चों 49 में कहता है क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अरे इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, यानी ये तो एरिया निकालना है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या करना है, एरिया निकालना है, लेकिन लिमिट दी गई है। इसमें एरिया कहाँ से कहाँ निकालना है, 0 से 3। तो 0 से 3 का एरिया निकाल लो। ये क्या है, ट्राइंगल दिखता है कि नहीं दिखता है, ट्राइंगल है ना ये, 0 से 3 में ये ट्राइंगल ही तो है, रेक्टेंगल है। अच्छा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो बताओ क्या है इसका एरिया, कैसे निकालते, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। चलो बताओ, तो पहले का आंसर बताओ क्या आएगा, लेंथ कितनी है, 0 से 3 में लेंथ कितनी होती है, 0 होती है ना। 0 से 3 में लेंथ तो 0 है कि नहीं। अरे गधो, ग्राफ में कैसे लेंथ निकालते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। 3 माइनस 0 3, तो 3 इसकी लेंथ है। गधेड़ो, ये कितना है 0, ये कितना है 10, 10 माइनस 0 कितना है 10, ये इसकी विड्थ है। बोलो अब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया है रेक्टेंगल का, 10 इंटू 3 कितना आएगा, 30 आएगा, 30 यूनिट। भेजे में गया। इंटीग्रेशन ऑफ y dx में क्या निकालना है, अरे तो एरिया का फॉर्मूला है तो क्या निकालना है, एरिया, लेकिन लिमिट दी गई है कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4, है ना। ये भी रेक्टेंगल ही है, देखो। अच्छा ट्राइंगल है। ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ बेस कितना है, 3 और 4 में बेस कितना है, 4 हुआ कि नहीं, 1। कैसे निकालते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो बेस कितना हुआ 1। हाइट कितनी हुई बताओ, हाँ ये 10 और ये कितना है 0, है ना, ये हाइट यही हुई ना। तो कितनी हाइट है 10, तो कितना होगा 10, 2 1 2 5 5 यूनिट आंसर। समझ आया, ऐसे निकाले। चलो कॉपी करो, ऑन करो। चलो अब क्या निकालना है फिर से, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम दिस टू दिस। निकाल लोगे क्या, इक्वेशन लिखो जल्दी से।
y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, लिमिट भी लिख लो, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक का, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ये इक्वेशन है y का, और लिमिट है 2 से 4। एरिया अंडर द कर्व निकालना है, फॉर्मूला बताओ पहले जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लिमिट्स गोइंग फ्रॉम a टू b। चलो स्टार्ट, पॉज कर दो, फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से b, बताओ इंटीग्रेशन क्या, लिमिट क्या है, 4 से 2 से 4, और y का इक्वेशन बताओ, 2 एक बोलो, बोल बेटा, 4x प्लस 6 dx। चलो अब यहाँ पर प्लस माइनस दिखा तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे, बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, और ये dx भी लगेगा, dx अंदर मल्टीप्लाई होता है पता है ना सब में, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 4x dx कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 6 dx कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4। बताओ ये क्या होगा, बोलो 2 बाहर जाएगा, ये क्या बनेगा, x³/3, अब तो आ जाना चाहिए ये, बोलो 2 से 4 माइनस 4 बाहर जाएगा, ये क्या बचेगा, x²/2 कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 माइनस 6x कहाँ से कहाँ तक, बोलो 6 बाहर जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4। आगे बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, या 3 को पहले बाहर ले लो, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3, ये बताओ क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 1 जा 2 2 जा, ये हो सकता है, तो बाहर क्या बचा 2, फिर क्या बचा x स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 6 इंटू क्या होगा, 4 माइनस 2, है ना, हाँ किधर, अच्छा प्लस 6 है, सॉरी, तो ये प्लस 6, ठीक है ना, तो प्लस 6 था तो प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बताओ ये क्या है, 2/3, ये बोलो कितना है, बोलो 4 4 16, 16 4 64, माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 कितना होगा, 16 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 2, बोलो कितना आएगा ये, बोलो 2/3, इसमें से 64 में से 8 गया तो 56 माइनस 2 इंटू कितना होगा, 12 प्लस 12, ठीक है ना, बोलो कितना होगा, 3 की टेबल में जाएगा क्या, ये चेक करो, नहीं, ये कितना होगा, बोलो 56 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 112/3 माइनस 24 प्लस 12, माइनस 24 प्लस 12 विल बी माइनस 12, तो 112/3 माइनस 12, 12 3 जा 36 माइनस 36/3, ये कितना होगा, 76/3। कहाँ फंसे, कौन से स्टेप में गलती हुई, तुम लोग अभी है ना, ये भी सीख लो कि डाउट कैसे पूछते हैं। डाउट पूरे प्रॉब्लम में, पूरे चैप्टर में नहीं होता है, पूरा प्रॉब्लम में डाउट है मतलब तुमने ट्राई नहीं किया, पूरा चैप्टर में डाउट है मतलब तुमने पढ़ना ही शुरू नहीं किया। डाउट कभी भी स्टेप में होता है कि सर ये स्टेप नहीं आ रहा मेरे को, डाउट हमेशा स्टेप में होता है। कौन सा स्टेप नहीं आया, कहाँ गलती की है, यहाँ गलती की है, कहाँ, इसमें गलती, लिमिट पुट करने में गलती की, और कहाँ गलती की, इसमें गलती की है। ये 6th क्लास में सिखाते हैं सब, हाँ, फिर कहाँ गलती की तुम लोग, इसमें ये सॉल्व किए थे तुम लोग। चलो आपको पढ़ाता हूँ मैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है इसको समझना है, ठीक है ना। देखो कौन है वो, अच्छा कल का भी टाइम है, कल टेस्ट के बाद भी तुम लोग के पास बहुत टाइम है, पूरा दिन अवेलेबल है, सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, बैठ करके उसको कंप्लीट कर लो। तुम उसको पाइल अप करते जाओगे ना, लास्ट में तुमसे होने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में ही तुम समझ लो 200-300 वीडियो हो जाएंगे। कितने देखोगे तुम, भेजे में जा रहा है कुछ तुम लोगों के। एक एक चैप्टर में 15-15 दिन पढ़ाता हूँ, 15 दिन एक एक चैप्टर पढ़ाता हूँ। बात के लिए मत छोड़ना, अभी टाइम मिल रहा है ना, अभी उसको कंप्लीट कर लो। बात समझ आई, कल का पूरा दिन अवेलेबल है, जो जो नहीं हुआ है उसको बैठ करके कवर कर लेना कर। बात समझ आई, ठीक। चलो अब नई चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, एवरेज वैल्यू। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के 2 फॉर्मूले अपने पास, 2 फॉर्मूले याद रखना। एक तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला,
और दूसरे ग्राफिकल वाले सवाल में कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्मूला। ठीक है ना। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चों कोई आपके पास क्या है, कोई फंक्शन है, कोई आपके पास फंक्शन है, तो आपको जैसे फंक्शन y है, आपको उस y का एवरेज वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ y। क्या मतलब, एवरेज वैल्यू ऑफ y। तो इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू ऑफ y, y का एवरेज वैल्यू। तो y का एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको देखो अभी, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम a टू b y dx। जो यहाँ लिखा है वही मान लिखने का। यहाँ क्या लिखा है, किसका एवरेज वैल्यू निकाल रहा है, y का, तो वहाँ भी क्या आएगा, y dx। देखना पड़ेगा कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, उस हिसाब से ऑपरेटर लगेगा। डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ dx कहाँ से कहाँ तक, a से b। ठीक है ना। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो x होता है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे आप, तो बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम a टू b y dx, और अपर ये क्या होगा, x होगा, फिर बताओ क्या, a से b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो बताओ क्या होगा, हाँ b माइनस a। तो इसको याद कर लो कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई भी ऑपरेटर हो, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा ही आएगा। मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे y इक्वल्स टू क्या था, x क्यूब था, तो आपने y dx लगाया। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता y इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 1, अब बताओ क्या लगाते, मैं आपको बोलता एवरेज वैल्यू ऑफ y निकालो, क्या फॉर्मूला लगाते, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम a टू b, जो भी लिमिट होती, और क्या लगाते, y dt लगाते। क्यों dt लगाते, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। यहाँ पर y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो dx लगाया, t पे डिपेंड कर रहा तो dt लगाया, डिवाइड बाय, अब ये क्या आएगा, b माइनस a, भेजे में गया। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि वेलोसिटी मेरे पास है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, अब बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालो, फॉर्मूला बताओ कैसे लगेगा, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम a टू b, और जो यहाँ है वही वहाँ आएगा, ये क्या आएगा, v, और क्या आएगा, dx है dt, dt। क्यों dt, क्योंकि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, डिवाइड बाय क्या होगा, b माइनस a। फॉर्मूला अप्लाई करने आया। तो जो भी आपका फंक्शन है जिसका आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, उसको ये देखना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड कर रहा है। जिस पे डिपेंड करेगा वो ऑपरेटर लगेगा, डिवाइडेड बाय जो उसकी रेंज है b माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भेजे में गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो उसको, ये कॉपी कर लो बस, एवरेज वैल्यू ऑफ y, ये कॉपी कर लो। हाँ, पॉज करो। तो इसमें ये पहला पार्ट हो गया, ये तो अपने को समझ आ गया। अब ग्राफिकल सेक्शन भी बताता हूँ क्या करना है। पहले क्या निकालना है, देखो सवाल में क्या बोला है उसने, बोलो फाइंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन x क्यूब ऑन द इंटरवल 0 से 4। क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है ना। इसको क्या मान लो, y मान लो, क्या मान लो, y मान लो, ठीक है ना। तो लेट y इज इक्वल्स टू क्या है, x क्यूब, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, लिमिट भी मिल गई, फंक्शन भी मिल गया। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, यानी क्या लगेगा, dx। बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ y निकालना है, बोलो इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू 4, क्या होगा बताओ, y dx, ये क्या आएगा, 4 माइनस 0, b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। y कितना है बताओ जल्दी से, x क्यूब, y कितना है, x क्यूब, dx 4 माइनस 0 क्या होगा, 4 होगा, 4 को बाहर लिख देना, 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, 0 से 4 x क्यूब dx। यहाँ तक समझ आया। अब x क्यूब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो x रेस टू 4 अपॉन 4, बोलो कितना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ y इज 1 अपॉन 4, ये क्या होगा, ये होगा x रेस टू 4 अपॉन 4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, 1 अपॉन 4, बोलो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगा, 4 रेस टू 4 अपॉन 4, माइनस बोलो कितना आएगा, 0 रेस टू 4 अपॉन 4, 0 रेस टू 4 मतलब 0, 0 अपॉन 4 इज 0, तो बचा क्या, 1 अपॉन 4 इंटू ये बचा, है ना, नहीं 1 अपॉन 4 तो बाहर ले लिया ना, एक सेकेंड ना, ये 4 तो बाहर ले लिया था, अच्छा ये वाला 4 बचा है, सॉरी 1 अपॉन 4, ये क्या बचा बताओ, 4 रेस टू 4 अपॉन 4, यानी 4 4 का कितना होगा, 16, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये 1 अपॉन 16 लिख दूँ, और ये क्या बचेगा फिर, x रेस टू 4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, 1 अपॉन 16, बोलो कितना होगा, 4 रेस टू 4 माइनस 0 रेस टू 4, 0 रेस टू 4 तो 0 हो गया, तो 1 अपॉन 16 इंटू क्या बचेगा से 4 रेस टू 4,
मल्टीप्लाई मत करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि कैंसिल ही करना है ना, तो क्यों मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16, तो ना कैंसिल, कितना बचेगा 16। समझा, ऐसे सॉल्व होगा ये। क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। चलो भाई कॉपी कर लो उसको, ठीक है, 16 यूनिट्स। अब इसका अपने को क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन लिखो। इसका एवरेज वैल्यू है I = I नॉट cos t, इंटरवल दे दिया गया है क्या, 0 से π/2। आगे जा करके ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आएगा अपने 12th में, एंडिंग का पार्ट है। एवरेज वैल्यू निकालो, किसका एवरेज वैल्यू निकालना है, I का एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, टफ लग रहा है तुम लोग को तो बता देता हूँ। ये लिमिट क्या है, 0 से π/2, याद रखो। चलो आप सॉल्व कराता हूँ। अच्छा, किसका एवरेज वैल्यू निकालना है, I का। I मतलब क्या है, वो करंट है, करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 से क्या है वो, π/2, तो 0 से आया π/2, ठीक है ना। I जो यहाँ है वही यहाँ आएगा। I किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। I = I नॉट cos t, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, समी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। ये कितना होगा बताओ, π/2 - 0। बात समझ आई, π/2 - 0 क्या होगा, π/2। तो ये क्या होगा, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 से π/2 I dt, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, π/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी ये ऊपर के आके क्या हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 2/π, भेजे में गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 से π/2, ये क्या होगा बताओ, I dt। यहाँ तक समझ आया। अब 2/π को बाहर रखो, बोलो 2/π बाहर है, आगे बताओ क्या होगा जल्दी से, 2/π बाहर है। इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम क्या है वो, 0 से π/2। I का फॉर्मूला क्या है बताओ, वो है I नॉट cos t, dt अपनी जगह पर, I नॉट तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, तो क्या बचेगा 2 I नॉट/π, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 से π/2, और ये क्या होगा, cos t dt। जैसे cos x dx का इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे cos t dt का करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन। तो मुझे बताइए आप, ये क्या बचेगा 2 I नॉट/π, ये क्या बनेगा साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, है ना। अब बताओ लिमिट कहाँ पुट करते हैं, जहाँ वेरिएबल होता है, वेरिएबल कौन है, t है, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन 90 1 और साइन 0 0, तो क्या बचेगा बताओ, 2 I नॉट/π, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1 और साइन 0 इज 0, 1 - 0 1, तो आंसर क्या बचेगा 2 I नॉट/π। ये इसका एवरेज वैल्यू है। बात समझ आई। जब आप 12th में जाएंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर ये एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप, ठीक है ना। चलो कॉपी करना। चलो अब ये एक ऐसा सवाल है इसके अंदर आपको एवरेज वैल्यू निकालने बोलेगा, लेकिन फंक्शन नहीं देगा कोई। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिए कोई फंक्शन चाहिए, उसी को इंटीग्रेट करेंगे ना। जैसे भी I का फंक्शन, I का दिया था I नॉट cos t, फिर y = x³ लिखा हुआ था। अगर आपको फंक्शन ना दिया जाए और उसकी जगह कोई आपको ग्राफ दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, फंक्शन ना दे करके अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए, तब आप कैसे उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है या उसका तरीका क्या है। तो आप लोग करेंगे एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइड बाय रेंज, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए उसको। इन ग्राफिकल क्वेश्चंस सेक्शन लिखा हुआ है, क्वेश्चंस द एवरेज वैल्यू ऑफ y = f of x फ्रॉम a to b इज एरिया अंडर द yx कर्व डिवाइड बाय रेंज b - a। बात समझ आई। तो जब भी आपको बोला जाए कि इस फंक्शन का क्या करो, क्या निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो, और वो y एक्सिस पे वो फंक्शन क्या होगा, प्लॉटेड होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना है, डिवाइड बाय क्या करना है, उसका रेंज निकालना है। रेंज मतलब b - a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भेजे में जा रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर बच्चों क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इज शोन द फिगर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन द फर्स्ट 25 सेकेंड्स। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी का फंक्शन है, नहीं है,
कोई मेरे पास इक्वेशन नहीं है उसका, मेरे पास वेलोसिटी का कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज वैल्यू निकालना है। लेकिन एक और चीज़ गिवन है, क्या है वो? ग्राफ गिवन है। ग्राफ कैसे निकालते बताओ? एरिया अंडर वी टी कर्व आएगा ये, क्योंकि y की जगह पर कौन है? v है, और x की जगह पर कौन है? टाइम है। तो एरिया अंडर वी टी कर्व, ठीक है ना, और डिवाइड बाय क्या आएगा? रेंज। रेंज क्या होगा बताओ? कहाँ से कहाँ तक? फर्स्ट 25 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 25। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 25। इनिशियल क्या है? 0। 25 माइनस 0 है ना। और इसके अंडर का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बोलो? 0 से 25 तक का एरिया। ये क्या है? ट्राइंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? ट्राइंगल। इसका एरिया क्या होगा बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो हाफ इंटू बेस कितना है? 10 है। हाइट कितनी है? 20 है। तो हाफ इंटू कितना होगा? बेस 10, हाइट कितनी हो गई? 20। 2 1 जा 2 10 जा, कितना हो जाएगा? 100। इसका एरिया 100 हो गया। इसका एरिया बताओ कितना होगा? बोलो ये कितना है? बेस कितना है बताओ? 20 माइनस 10 कितना होगा? 10। और ये कितना है? 20। 10 इंटू 20 इज 200। बात समझ आई? इसका एरिया बताओ। हाफ इंटू बेस कितना है? बोलो 5। हाइट कितनी है? 20। तो हाफ इंटू 5 इंटू 20। 2 1 जा 2 10 जा, कितना आएगा? 50। बात समझ आई? 200 100 कितना होगा? 300 कितना होगा? 350। तो 350 डिवाइड बाय 25 माइनस 0 मतलब 25 है। 25 5 5 जा 5 7 जा 0 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 4 जा 14 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वैल्यू। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालने बोले तो उसमें दो टाइप के सवाल होंगे। पहले टाइप के सवाल में क्या करेंगे? इक्वेशन दे देंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx y इंटू कोई भी ऑपरेटर डिवाइड बाय b माइनस a। और अगर आपको एवरेज निकालने बोले और ग्राफ दे दो तो क्या करेंगे आप? एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय b माइनस a, यानी रेंज। भेजे में गया? अभी कर पॉज करो। चलो अब क्या करना है? नेक्स्ट क्या निकालना है? फिर से पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी दिस, इक्वेशन दी गई है, क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। और कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 0 से 2 में। मुझे ये बताना नहीं पड़ना चाहिए, तुमको आ जाना चाहिए। चलो सॉल्व करो। इक्वेशन लिखो पहले, रेंज लिखो और एवरेज वैल्यू निकालो। फॉर्मूला खुद से फ्रेम करो, क्या आएगा? फटाफट इक्वेशन लिखो। 3t² प्लस 4t क्यूब प्लस 4 एवरेज वैल्यू ऑफ v निकालना है, और ये उसका इंटरवल है। ठीक है, चलो स्टार्ट। लिख लिए? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ? इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2। फिर जो यहाँ है वही यहाँ लिखने का। किस पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी? टाइम पे। तो dt डिवाइड बाय क्या होगा? 2 माइनस 0। क्लियर है? अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? ये 2 माइनस 0 तो 2 होगा, वो बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 2, और ये क्या होगा? v dt 1/2। v कितना है बताओ? 3t²। आगे प्लस माइनस तो बोलो रे, प्लस 4t³। आगे प्लस 4, सब प्लस में है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? dt। ये हो जाएगा 1/2। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बोलो कितना हो जाएगा? 3t³ 3 माइनस 40⁴/4 प्लस 4t 0 से, हाँ किधर? 3t³ के बाद बस। अच्छा ये सॉरी, तो 3t³ 3 प्लस 4t⁴ प्लस 4t, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। आगे बताओ। एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज 1/2। ये क्या होगा? 3 और 3 ख़त्म है ना, 4 और 4 ख़त्म। क्या बच रहा है बताओ? बच रहा है t³ प्लस क्या होगा? t⁴ प्लस 4t, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। हाफ। अब अपर लिमिट पुट करो। 2 का क्यूब प्लस 2⁴ प्लस 4 इंटू 2 माइनस सब 0 आएगा, तो ख़त्म हो गया। बात समझ आई? क्योंकि माइनस 0 का क्यूब प्लस 0⁴ प्लस 4 इंटू 0, बोला क्या होगा? ये हाफ। 2 का क्यूब 8, ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 8, 16 प्लस 16 32। तो हाफ इंटू 32 कितना हो जाएगा? 16 इसका आंसर। ठीक है, चलो एवरेज वैल्यू निकालना है। ये तो तुमको नहीं आएगा, मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस उसका लास्ट पार्ट है ये। यहाँ पर इंटीग्रेशन ख़त्म है, ये प्रॉब्लम पे। ठीक है,
और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ बेसिक चीज़ें, और फिर बस बाइनोमियल थ्योरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ चीज़ें बतानी है। ठीक है, चलो बताता हूँ। क्या निकालना है आपको? इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। कोई फंक्शन गिवन है, उसका एवरेज वैल्यू निकालना है। और इंटरवल क्या है? 0 से 1 तक का इंटरवल है। क्या फंक्शन क्या है? cos पाई टी फंक्शन है, cos पाई टी। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो मान लो लेट y इज इक्वल्स टू क्या है ये? cos पाई टी। एवरेज कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 0 से पाई। तो एवरेज वैल्यू ऑफ y निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? 0 से पाई, और ये क्या होगा? y कितना है? cos पाई टी, और ये क्या होगा? dt, और ये क्या होगा? पाई माइनस 0। समझा? अब बताओ पाई माइनस 0 क्या होगा? पाई, तो 1/साई पाई को साइड में लिख दो। 0 से पाई क्या होगा? cos पाई टी। ये cos t नहीं है, cos पाई टी है। t की जगह पर कुछ और बैठा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ पर आउटसाइड इनसाइड रूल तो एक्चुअली नहीं लगता है, यहाँ पर बताया था मैंने। पहले उसको वैसे ही कर दो, वैसे जैसे इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद क्या करो? लास्ट में जो वेरिएबल के साथ में कोएफिशिएंट लगा है उससे डिवाइड कर दो। अगर 2x होता तो क्या करते? cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, फिर 2x का x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 से डिवाइड कर देते। यहाँ पर t का कोएफिशिएंट क्या है? पाई, तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है ना? चलो भैया अब बताओ क्या होगा? ये 1/पाई अपनी जगह पर, cos पाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin पाई टी, और डिनोमिनेटर में पाई, 0 से पाई तक का इसको इंटीग्रेट किया। अब बताओ क्या होगा? ये पाई इंटू पाई क्या होगा? पाई स्क्वायर, तो 1/पाई स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा बताओ? sin पाई टी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। अब बताओ आगे क्या होगा? आगे बोलो। एवरेज वैल्यू ऑफ y, बोलो क्या होने वाला है? 1/पाई स्क्वायर अपनी जगह पर, कहाँ से कहाँ तक जा रहे? बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना? बताओ क्या होने वाला है? ये हो जाएगा sin पाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? sin 0, है ना? पाई इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना? बस इसको वैसे ही लिख दो। sin 0 क्या होता है? 0 होता है, तो sin पाई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा? पाई स्क्वायर। बात समझ आई? ठीक है ना? यहीं तक रखो, बुक में देख लो कहाँ तक आंसर है। यहाँ तक समझ आया? कॉपी कर लो पहले इसको। सॉल्व कर पाओगे इसको? कर पाओगे ना सॉल्व? अरे लिमिट क्या बोले तुम लोग? 0 से पाई क्या लिमिट है? गधो, क्या है लिमिट? 0 से 1। 0 से 1 पुट करो, यहाँ तक तो ठीक आया। अब लिमिट पुट कर देना। लिमिट पुट करेगा तो क्या आएगा? 1 इंटू पाई इंटू 1 क्या होगा? पाई, साइन पाई, फिर पाई इंटू 0 क्या होगा? 0। साइन पाई क्या होता है? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 मतलब 0 माइनस 0 क्या होगा? 0। 0/पाई इज 0, आंसर 0 आएगा। बात समझ आई? ठीक है ना? वो लिमिट होती तो वो आंसर आता जो मैंने निकाला। मैं इससे समझ आता, कुछ रट्टा मार के नहीं आता हूँ। ठीक है, तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो पॉज कर दो। जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? आइए, अलजेब्राइक इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की है, जिसका सेकेंड ऑर्डर मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिसमें हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? चलो भाई, ये भी समझ में आता है। और इसमें a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। a अगर 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करके हम लोग को पता है 2 रूट्स आते हैं। रूट्स मतलब सोल्यूशन। ये 10वीं में तुम सीख कर आए हो, इतना तुमको आना चाहिए। क्या रूट्स होते हैं उसके? -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये इसके रूट्स है। रूट्स मतलब क्या? सोल्यूशन। तो 2 उसके सोल्यूशंस हैं। ठीक है ना? और इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि अगर रियल और इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या होती है? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac या तो वो 0 हो या तो वो 0 से ज़्यादा हो, 0 से बड़ा हो, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर हो। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो, तो आपके रूट्स कैसे आएंगे? रियल आएंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी। बात समझ आई? ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे क्या कह रहा हूँ कि आज आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है,
डिस्क्रिमिनेंट वो 0 हो या 0 के बराबर हो, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, रूट्स रियल होंगे। कैसे होंगे रूट्स, रियल, तो रियल रूट्स आएंगे। रूट्स मतलब सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन आएंगे। और डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो कैसा होगा, ये होगा इमेजिनरी, होगा इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 0 या उससे ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो आपका रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर उससे कम होगा तो इमेजिनरी होंगे। चलो ये भी क्लियर है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का सम करेंगे तो क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा c/a। ये सब 10वीं में सीख चुके हो तुम लोग, ठीक है ना। चलो ये इक्वेशन सॉल्व करो, लिखो। तकरीबन 100 सवाल आपको मैं क्लासरूम में करा चुका हूँ अब तक, 56 इलस्ट्रेशन, बाकी बिगिनर्स बॉक्स के तकरीबन 100-150 सवाल तो क्लासरूम में ही कराता हूँ। चलो फटाफट सॉल्व, ठीक है। तो ये सॉल्व करा दिया मैंने, इसका सोल्यूशन है, आपको सोल्यूशन दिख जाएगा रिकॉर्डिंग में। बंद कर दो। चलो बताओ इक्वेशन क्या है, बोलो। pq(x²) माइनस p² प्लस q², आगे ऐसे ऐसे ही है ना, यही फॉर्मेट है, ठीक है। चलो अब इसमें तो तुम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, नंबर ही नहीं है वहाँ पे, तो कोई रास्ता नहीं बचा, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। फॉर्मूला मेथड के हिसाब से इसको कंपेयर करो, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या होगा, 0। इससे कंपेयर करो, बताओ a क्या है, pq है, b क्या है, बोलो, -p² प्लस q² है, वो -p² प्लस q² है वो, ठीक है ना। तो -p² प्लस q², और c क्या है, pq है। x इक्वल्स टू क्या आएगा, -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या होगा, 2a, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो p² प्लस q² प्लस और माइनस √ क्या होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, -p² प्लस q² द होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है, pq, c क्या है, pq, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है 2 इंटू pq, ये तो pq है, क्या होगा बोलो, p² प्लस q² प्लस और माइनस √ नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे, ये देखो -1 है, ये -1 मतलब -1 है, होल पे स्क्वायर है मतलब -1 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बचेगा क्या, p² प्लस q² द होल स्क्वायर, -4 p² q²। यहाँ तक समझ आया। डिवाइड बाय क्या है बताओ, डिवाइड में है 2pq, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ क्या लगाओगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका बताओ, ये हो जाएगा = p² प्लस q² प्लस और माइनस √ ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, मतलब p² द होल स्क्वायर मतलब p⁴ प्लस 2ab 2p² q² प्लस q² द होल स्क्वायर मतलब q⁴, माइनस क्या है ये 4p² q² डिवाइडेड बाय क्या है 2pq, तो ये जाएगा p² प्लस q² प्लस और माइनस √ प्लस 2p² q² माइनस 4p² q², तो क्या होगा बताओ, p⁴ प्लस q⁴ माइनस 2p² q² डिवाइड बाय क्या होगा बताओ, डिवाइड बाय होगा 2pq। यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा p² प्लस q² प्लस और माइनस, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, p² प्लस q², इसको p² द होल स्क्वायर प्लस q² द होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। p⁴ को क्या लिखा मैंने, p² द होल स्क्वायर, और q⁴ को क्या लिखा मैंने, q² द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a क्या है मेरा, देखो a है p², b क्या है मेरा q², a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होगा, a माइनस b द होल स्क्वायर, तो ये होगा √p² माइनस q² द होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 2pq, स्क्वायर और रूट खत्म, क्या बचेगा बताओ, p² प्लस q² प्लस और माइनस ये क्या बचेगा, p² माइनस q² डिवाइड बाय क्या बचेगा 2pq, तो हो जाएगा p² प्लस q², ये अपनी जगह पर, एक बार प्लस लेना पड़ेगा,
हाँ डिवाइड बाई 2p क्यूब, और एक बार क्या लेना पड़ेगा p स्क्वायर प्लस लेना पड़ेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा 2p क्यूब। ठीक है, ऐड ही करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या होगा 2p स्क्वायर अपॉन 2p क्यू, 2 और 2 खत्म, एक p खत्म, क्या बचेगा p बाई क्यू। और में क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा 2p क्यू, 2 और 2 कैंसिल, एक क्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा q बाय p, ये आंसर। ठीक है चलो कॉपी कर लो। चलो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, देन ये डिस्क्रिमिनेंट है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो अगर d का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, मतलब d का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, d का वैल्यू अगर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो रूट्स क्या होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट। सही है, ये सही है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर d का वैल्यू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल और इक्वल, ये भी सही है। ये तुम करते हो 10वीं में, डेल्टा निकालते हो शायद, डेल्टा ना, तो डेल्टा अगर, हाँ डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ क्या बोला है d बोला उसको, तो d अगर पॉजिटिव हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर d का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू 0 हुआ तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो नॉन रियल यानी इमेजिनरी होता है वो, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या है ऑल ऑफ द ओवर, तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा फोर्थ। बात समझ आई, सब करेक्ट है इसमें से। ठीक है चलो ये भी क्लियर है, तो 10वीं में ये सब कराते हैं। अब उसके बाद क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें अपने को सीखनी है। क्या है असल में आपको सीखना है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है कि अगर आपके पास ऐसे कोई टाइप का आपके पास कोई टर्म है, कोई एक्सप्रेशन है, तो उसका आप सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। जैसे 1 + x द होल रेज़ टू n, इसमें कंडीशन ये है कि ये जो x है ना ये 1 से काफ़ी कम होना चाहिए, आप तभी लगा पाएंगे उसको। मैं समझ आई, वो जो वेरिएबल है वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप अप्लाई उसको नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो x उसका मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं कहता है, ये कहता है अगर 1 + x द होल रेज़ टू n है तो ये आगे n को लिख दो, 1 + nx बन जाएगा। 1 - x द होल रेज़ टू n है तो क्या कर दो x के साथ n मल्टीप्लाई कर दो, ये आगे n आ जाएगा। 1 + x द होल रेज़ टू -n है तो वापस से n को आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 + -n × x होगा, फिर वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो। भेजे में जा रहे नहीं जा रहे, आधे लोग को बाउंसर जा रहे हैं। अरे बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को, चेले पढ़ लेता हूँ बच्चों को। 1 + n आगे आ जाएगा तो क्या होगा ये nx बनेगा। ठीक है ना, ये क्या होगा बताओ, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा 1 - nx बनेगा। ये -n आगे आ जाएगा तो बताओ क्या होगा 1 + -n × x, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 1 - nx बनेगा। फिर ये आगे आ जाएगा, बताओ क्या होगा 1 - -n × x, बोलो अब बताओ क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 + nx। समझ आया, ऐसे लिखते हैं इसको, क्लियर हो गया। अब बोलेंगे क्या है ये सब बकवास, अरे बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, जैसे a + b द होल स्क्वायर तुमको सॉल्व करना आता है, अगर मैं तुमको बोलता 1 + x द होल स्क्वायर सॉल्व करो, आप बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्या लगाऊंगा a² + 2ab + b² लगा दूंगा, फॉर्मूला आता है अपने को। फिर मैं बोलता हूँ आपको 1 + x द होल क्यूब लगा दो, आप बोलेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला तो आता ही है ना, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, इसका फॉर्मूला है। फिर मैं आपको बोलता हूँ 1 + x द होल रेज़ टू 4, ये बताओ, अब उनके साथ डिफ़िकल्ट है। फिर मैं आपको बोलता हूँ 1 + x द होल रेज़ टू 10, आप उनके साथ डिफ़िकल्ट है। ये कैसे निकालते हैं तुम लोग बताओ, कैसे निकालते हैं 1 + x द होल स्क्वायर और 1 + x द होल स्क्वायर, दो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, a + b द होल स्क्वायर है, फिर वो दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं फिर बताओ, 1 + 5 बार करते हैं, फिर वो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते, डिफ़िकल्ट है ना। ये आपको क्या बोलता है, कुछ मत करो, आगे इसको भेज दो, क्या होगा ये 1 + 4x, इसका आंसर क्या आएगा 1 + 10x। और 1 + x द होल रेज़ टू 100 बोलता तो क्या आता 1 + 100 है। तुम समझ रहे हो तुम्हारा काम कितना कम किया है इसने,
ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता है कि लगभग ये वैल्यू आएगी, लेकिन ये कब लगेगा, जब ये x 1 से काफ़ी छोटा होगा, ये तभी लगाना, वरना मत लगाना। बात समझ आई? तो आपका बहुत ज़्यादा काम बचा देता है ये फॉर्मूला। भेजे में गया तो अगर 1 + x द होल रेज़ टू n है, पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यहाँ पर बीच में प्लस हो माइनस हो, आप उसको छोड़ दो, आप बस n को क्या करो, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। भेजे में गया? ठीक है ना? चलो ये भी समझ में आता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। जैसे हमारे पास ये एक सवाल है, क्या सवाल है हमारे पास? सवाल है 1.01 द होल रेज़ टू 4, ये एक सवाल है। तो आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पर 1.01 को क्या लिखा जा सकता है, 1 + 0.01, एक ही बात है। 1.01 को क्या लिखा जा सकता है, 1 + 0.01। अब ये हो गया 1, ये हो गया आपका x, और ये पावर में क्या है 4, और ये जो x है आपका बहुत छोटा है ना 1 के कंपैरिजन में, कहाँ 1 और कहाँ 0.01, तो हम क्या करेंगे, 4 को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 आगे मल्टीप्लाई हो गया, 1 + 0.04, आंसर ये आ गया। बात समझ आई? क्लियर हो गया? उसके बाद आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? ये 0.997 है ना, कैसे करेंगे? इसको 1 में से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे? 1 में से 0.003। ये फॉर्मूला लगाने के लिए पहला तो टर्म 1 होना ही चाहिए, वरना आप लगा ही नहीं सकते। फॉर्मूले में ही क्या है, 1 + x द होल रेज़ टू n, तो पहला टर्म क्या होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए। तो 0.997 को क्या लिख सकते हो, 1 - 0.003। अब ये वाला x जो है 1 से काफ़ी छोटा है, तो आप क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 2 इंटू दिस, तो आंसर ही आ जाएगा। समझ आया? इमेजिन, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? उसके बाद क्या, इसको कैसे लिखेंगे, 0.99 को कैसे लिखेंगे, 1 - 0.01 द होल रेज़ टू हाफ लिख दो उसको। ठीक है ना? उसके बाद क्या करो, ये हाफ को आगे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ज़्यादा काम नहीं आने वाला है ये, थोड़ा बहुत काम आएगा आपको। ठीक है ना? फॉर्मूला ज़्यादा काम आएगा, ये प्रॉब्लम इतने काम नहीं आएंगे। ठीक है? कॉपी कर लो जो लिखा है उसको। 5th टर्म सॉल्व करो, काउंट नहीं करने बोला मैंने, फॉर्मूले से निकालो, बंद करो।